बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपना ही एक साबका फ़ैसला जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और ताहयात नाअहली का जो मामला है इसको निपटा दिया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नए फ़ैसले में कहा है कि ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पे बड़ी डिस्कशन हो रही है। इसके अहम नुकात जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म और 2018 का जो समीला बलोच केस है इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। और आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर जो सज़ा की मुद्दत है उसके बारे में कहा है कि इसमें मुद्दत मुतय्यन नहीं है, लिहाजा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। ये फ़ैसला 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से सुनाया है और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने नाअहली केस के अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। और इस फ़ैसले के बाद आम ख्याल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 साल पूरे होने के बाद वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे अगर उन्हें इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया। तो ये जो फ़ैसला है इसके बराह रास्त हमारी सियासत पे भी असरात मुरतब होंगे। और एक बड़ा अहम सवाल जो है वो उठाया जा रहा है कि 2018 के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने जो नवाज़ शरीफ साहब थे और जहांगीर तरीन साहब थे इनकी ताहयात नाअहली कर दी थी समीला बलोच केस में। अब 2024 का जो इलेक्शन है इससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक 7 रुकनी बेंच ने ये जो नाअहली की मुद्दत है इसको 5 साल तक महदूद कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगले इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक 9 मेंबर या 11 मेंबर बेंच जो है वो ये जो 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसको रिवर्स कर दे, क्योंकि अब फ़ैसले रिवर्स होने की एक रवायत शुरू हो गई है। तो भुट्टो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का 1979 का फ़ैसला है वो भी रिवर्स हो सकता है। और ये जो आज फ़ैसला सुनाया गया है क्या ये आने वाले वक्त में इसको भी रिवर्स किया जा सकता है? तो इस पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 3 मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान। जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब मारूफ कानूनदान हैं, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। और सेनेटर ताज हैदर साहब, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अली ज़फ़र साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ क्योंकि आप कानूनी माहिर भी हैं। ये जो आज जो फ़ैसला सुनाया गया है इस फ़ैसले में जो 2018 का फ़ैसला है समीला बलोच केस में उसको ख़त्म कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। वो 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला था, आज 7 मेंबर बेंच का फ़ैसला है। तो क्या ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक 9 मेंबर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फ़ैसले को रिवर्स कर दे? जी हामिद मीर साहब, एक चीज़ पे तो आपको यकीन हो गया होगा और मुझे तो हो ही गया है कि जो चीज़ बदलती है और यकीनी बदलती है वो है वक्त। और आप देखें कि आज से कुछ साल पहले इतने सारे केसेस थे जो कि लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे थे इस केस के ज़रिए। लाइफ टाइम उनको आर्टिकल एक तो 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई होते थे और फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती थी। और बार बार समीला बलोच केस पे रिलाई करके फ़ैसले आ रहे थे, लेकिन खैर वक्त बदल गया। तो आपका सवाल का जवाब यह है कि कल कोई पता नहीं होता, फिर वक्त बदल सकता है, क्योंकि अदालत के पास ये इख्तियार है कि किसी वक्त भी अपने फ़ैसलों को देख के और कर सकते हैं फ़ैसले कि गलत है। जिस तरह ये 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला 7 मेंबर बेंच ने किया और तब्दील कर दिया, इस तरह कल को 9 और 11 मेंबर के बेंच बैठ के भी फ़ैसले को तब्दील कर सकते हैं। ये उनका हक है तब्दील करना। लेकिन इस केस का जो इम्पैक्ट है समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। ये केस में 2 चीज़ें हैं, ना सिर्फ 5 साल की या ताहयात नाअहली की मुद्दत को तब्दील किया गया है 5 साल में या उसे कम, लेकिन एक और बड़ी अहम नुक्ता है जो शायद आपने अपने इंट्रो में पॉइंट आउट नहीं किया। लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, यानी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये एक सिर्फ एक विश लिस्ट की तरह का आर्टिकल है
इसके तहत अब मुस्तकबिल में कोई भी नाअहली नहीं होगी जी। यानी कि आर्टिकल 62(1)(f कहता है कि आप अगर सादिक और अमीन नहीं हैं तो आप, और ये कोई डिक्लेरेशन आ जाए आपके ख़िलाफ़ अदालत से, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हैं। लेकिन इस जजमेंट के बाद लगता ये है कि अब आपके ख़िलाफ़ कोई डिक्लेरेशन नहीं दी जा सकती। अब सिर्फ ये एक वोटर पे डिपेंड करता है कि अगर वो समझता है किसी को कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो फिर उसको वोट ना करे। लेकिन अदालतें अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी और नॉमिनेशन पेपर्स इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं हो सकेंगे। अच्छा ताज साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने समीला बलोच केस को मुस्तरद कर दिया है और एक नया फैसला सुना दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि बुनियाद पैदा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में और भी अपने माजी के फैसले जो है उनको मुस्तरद कर सकती है? जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस है उसमें सदारती रेफरेंस की आज भी समाअत हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भुट्टो साहब के केस में जो 1979 के 7 मेंबर बेंच का फैसला है उसको भी रिवर्स कर सकती है? देखिए, ये जो दोनों केस हैं इनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है वो जुडिशल मर्डर के ज़मरे में आता है जी। और उसके अंदर ख़ुद सज़ा देने वाले जज साहिबान ने ये बात कही है कि हम पे प्रेशर था, दबाव डाला गया। तो एक मकसद तो हमारा ये है कि तारीख़ को सही किया जाए और जो कुछ जुल्म हुआ है उसको सामने लाया जाए कि इस तरीके से प्रेशर डाले गए और एक झूठा केस बनाया गया। दूसरा ये है कि ये सिलसिला अब ख़त्म हो कि अदलिया के ऊपर बाहर से कोई प्रेशर डाला जाए और अदलिया से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं। तो मोहतरम काजी साहब ने जो एक ये केस को लिया है, हमें बड़ी खुशी है इस बात पे, और इसका एक लाजमी नतीजा मेरे ख़्याल से ये निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या दूसरी अदालतों के ऊपर जो बाहर से दबाव डाला जा रहा है उसकी हौसला शिकनी होगी। जहाँ तक ये आज का फ़ैसला है उसमें उसकी नौइयत ये है कि एक मुद्दत मुतय्यन नहीं थी जो आइन की जो शिक है उसके अंदर, और हर सज़ा की एक ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत होती है। कोई सज़ा ऐसी नहीं है जिसकी कोई मुद्दत ना हो। वो है ना, हद चाहिए सज़ा में अक़ूबत के वास्ते। तो इस यहाँ कोई मुद्दत नहीं थी, इसलिए जो ये तरमीमी बिल था हमारा इलेक्शन के कानून का, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द किया गया। मोहतरम सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी उसके रुकन थे मेरे साथ, और हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की हद मुकर्रर की है उस कानून के लिए। और जैसा कि आपको पता है, अदलिया आइन साज इदारा नहीं है, आइन साज इदारा पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ने कमेटी की इस सिफारिश को कबूल किया और ये कानून पास कर दिया। तो अब अदलिया के लिए सिर्फ ये था कि हाँ, उस कानून पे अमल दरामद होना चाहिए और जो गलत फ़ैसले हो गए थे इस कानून की अदम मौजूदगी में उनको दुरुस्त किया जा सके। और बड़ी खुशी की बात यह है कि 6-1 की अक्सरियत से पार्लियामेंट के पास किए हुए इस कानून की तायीद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुई है। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, क्या इस फ़ैसले के बाद आप ये समझते हैं कि जो लोग इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं और वो कहते हैं जी 8 फरवरी की बजाय कुछ आगे ले जाएं, तो आज क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन दोनों की जो ताहयात नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, तो अब इलेक्शन 8 फरवरी ही को होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए, और ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि अगर हम समझें कि ठीक है अब हम इलेक्शन करा देते हैं वरना आगे करते रहें। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है बल्कि इस मुल्क की आवाम के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, क्या आप कहें कि जी इलेक्शन आगे कर दें, क्योंकि आप माजी को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, जिन्होंने पहले इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है कि 3 महीने का कह के फिर 10 साल इलेक्शन ही नहीं हुए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी की डेट पे तमाम आइनी इदारे एक तरफ आ चुके हैं, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ आ चुकी हैं और आवाम एक तरफ आ चुकी है। तो अब 24 करोड़ लोगों का जब एक तरफ इंटरेस्ट आ जाए तो फिर वही प्रिवेल करता है। अच्छा, लेकिन ये जो एक तासुर है कि 2018 में जब वो जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे और उमर ताब बंदयाल साहब भी थे उस बेंच में,
और एजाजुल एहसन साहब भी थे, शेख अजमत सईद साहब भी थे और सजाद अली शाह भी थे। तो सबको पता था कि ये बेंच जो है ये ताहयात नाअहली की तरफ जा रहा है जी। सब प्रेडिक्ट कर रहे थे, अक्सरियत प्रेडिक्ट कर रही थी कि ये ताहयात नाअहली की तरफ। अजमत सईद साहब ने भी जो रीजनिंग थी, रीजनिंग से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था, लेकिन मजमूई तौर पे वो भी कह रहे थे कि जी मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन रीजनिंग उनकी डिफरेंट थी। अच्छा, अब ये 2024 में ये 7 मेंबर बेंच, सबको पता था कि ये नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की जो ताहयात नाअहली है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो हमारी अदालतें हैं, इनके फ़ैसले इस किस्म के जो सियासी नौयत के होते हैं वो प्रेडिक्टेबल क्यों होते हैं? लोगों को पहले ही पता होता है क्या फ़ैसला होगा। देखिए, इससे अगर आप कुछ, आपकी जो बात को मैं अगर आगे लेके चलूँ, कुछ साल पहले चले जाएं या पिछले जो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके जो बेंच की कॉम्पोजिशन थी, उससे बेसिकली आप ये बता देते थे कि जी ये बेंच, अब ज़ाहिर है पनामा बेंच अगर आपने बनाया, जो आपने जजेस के नाम लिए हैं, उन्होंने जो माजी के फ़ैसले दिए हैं, उससे आप ये अख़ज़ कर सकते हैं कि आगे मुस्तक़बिल में वो क्या फ़ैसले देंगे। तो उस सूरत में तो समझ में आती थी, मगर अभी जो है अदलिया, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो है वो काम कर रही है। ये एक जो है वो ज़्यादती है किसी के साथ भी, कि आप जो है वो एक शिक आइन में है उसको इस्तेमाल करके आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर दें। आपने बिल जमा कराया है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ऊपर नीचे हो गए, आप फारिग हैं। आपने कोई चीज़ लिखते हुए 5 तोले की जगह 7 तोला कर दिया, इस अदलिया ने जो हाल ही में एक फ़ैसला हुआ, इस अदलिया के एक बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और कुछ दिनों के बाद एक और बेंच आया और उसने उसको रिवर्स कर दिया जी। तो वो भी ठीक था। देखिए, मैं तो ज़ाहिर है कानूनी हिसाब से ही चलेंगे, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि ठीक था। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, आप बताएं कि ये क्या आला अदालतों का एहतराम अपनी जगह पे हम सब उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये एक अवामी सवाल है कि 2018 में भी सबको पता था कि ये जो 5 मेंबर बेंच है ये नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करेगा, और उसने किया। और अब 2024 में सबको पता था, बच्चे को पता था, ये जो 7 मेंबर बेंच है ये नवाज शरीफ साहब की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर देगा। तो हमारी जुडिशरी के ये फैसले जो हैं ये पहले से लोग पेशीन को ही कैसे कर देते हैं इनकी? जी देखिए, मैं इसको ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ हामिद मीर साहब जी। ये जो पहला केस था उसमें मुझे अमाइकस अपॉइंट किया था उस वक्त के बेंच ने, और मुझे याद है कि मैंने उधर ये बहस की थी कि जो आर्टिकल 62(1)(f है उसके तहत जो नाअहली है वो चूँकि आइन में नहीं लिखी, इसलिए इसको एक रीज़नेबल एक नाअहली होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी सज़ा की वजह से आपको या कोई कन्विक्शन की वजह से आपको नाअहली हुई है तो नाअहली उस सज़ा की मुद्दत तक होनी चाहिए, ताहयात नहीं होनी चाहिए। तो इस पर बड़ी डिबेट हुई थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त के बेंच ने अपनी जो सोच समझ के मुताबिक ये कहा कि नहीं, नाअहली ताहयाती होगी, क्योंकि बाकी जगह पे तो आइन में लिखा है कि कितनी मुद्दत होनी चाहिए नाअहली की, लेकिन आर्टिकल 62(1)(f के तहत कुछ नहीं लिखा। उसके बाद ये डिबेट पार्लियामेंट में भी होती रही, और पार्लियामेंट ने बहरहाल अगले उस जजमेंट के बाद कोई तब्दीली आइन में नहीं की। ये जो बात आप कह रहे हैं हुई, बड़ी बात आप कह रहे हैं, कमेटी में भी आई डिबेट। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जस्टिस अजमत सईद साहब का जो एक सेपरेट नोट था 2018 के फैसले में, उसका जो पैरा 8 है उसमें उन्होंने यही बात की है जो आप इस वक्त कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये डिबेट चलती रही, और मेरा ख्याल है अब जो फाइनल फैसला आया है ये भी जज साहिबान ने वो काम किया है जो कि पार्लियामेंट को शायद करना चाहिए था, आइन में तरमीम करके, और ये आर्टिकल 62(1)(f की क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अदालत ने ये फ़ैसला कर लिया। तो इसको आप फैसले को डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी जो रीजनिंग है उसको बिल्कुल मुस्तरद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी वैलिड है। हम भी सोचते थे एज ज्यूरिस्ट्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, कि ये आर्टिकल 62(1)(f किस तरह अप्लाई होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने दे दी थी डिस्क्रेशन अदालतों को कि अदालत जब चाहे किसी को कह सकती थी कि आप सादिक और अमीन नहीं है और नाअहल कर सकती थी, और जब चाहे किसी को कह सकती थी कि आप दुरुस्त हैं, हम आपको नाअहल नहीं करेंगे। तो ये इतनी बड़ी पावर या डिस्क्रेशन देना अदालत को मेरा ख्याल है गलत था, और अच्छी एक बात है, एक जजमेंट ने दुरुस्त कर लिया
इसको सियासी तो आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस साइड ऑफ द पॉलिटिकल होराइजन पे बैठे हैं, लेकिन आपको अगर आप प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरह पूछें तो फिर इस फैसले को आप बिल्कुल मुस्तरद नहीं कर सकते। इस फैसले में और पहले फैसले में भी अपनी अपनी रीजनिंग थी जी, और अब आप अगर रीजनिंग जज साहिबान समझते हैं कि पहली रीजनिंग गलत थी और दूसरी रीजनिंग दी है, तो इस रीजनिंग में भी वजन है, इसमें भी मंतक है। ठीक है, तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि हमारी माजी अगर आप देखें तो वहाँ तो पॉलिटिकल केसेस फैसले होते रहे हैं प्रेशर के ज़रिए। मसलन आप नुसरत भुट्टो केस देखें, जब ज़ियाउल हक साहब आए थे उनको ताकत दे दी गई थी अदालत के ज़रिए। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उस केस में बल्कि उनको तो ये भी ताकत दे दी थी कि आप आइन में तरमीम करें। तो इस तरह अदालतों में फ़ैसले होते रहे। भुट्टो केस का आपने बात की, भुट्टो केस ऐसी केस है जिसको हम कोर्ट भी नहीं करते क्योंकि वो गलत फ़ैसला है। और इनफैक्ट जब से उस जो बेंच में जज साहब बैठे थे उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया और बताया कि ये प्रेशर की वजह से किया था, तो उस वक्त के बाद तो बिल्कुल ही उसको केस को हम कोर्ट नहीं करते, या कोई उसको समझता है कि हर कोई समझता है कि ये केस गलत था। तो वो इस तरह की गलतियां होती रही हैं माजी में। लेकिन आप बिल्कुल मेरा ख्याल है ये गलत बात है कहना कि किसी पॉलिटिकल सियासी रुझान की वजह से ये फैसले हो रहे हैं। आप देखें पिछले बेंच का जिक्र किया उन्होंने, पिछले बेंच ने जो पहला फैसला किया था जिसको अभी बात कर रहे थे सेनेटर साहब कि वो एक साइड पे फैसला करते थे, जो पहला फैसला किया था जिसमें वो पीटीआई के ख़िलाफ़ था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला आया था वो पीटीआई के ख़िलाफ़ था लेकिन कानून के मुताबिक फ़ैसला था। उसके बाद जो दूसरा फैसला किया कि इलेक्शन होने चाहिए अप्रैल में, वो पीटीआई के आप कह लें फेवर में था। मैं तो कहूँगा ये जमहूरियत और आइन के फेवर में था। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी कहा गया कि जनाब ये तो सियासी फ़ैसला है। तो सियासी फ़ैसले होते हैं ज़रूर, ये आप नहीं इसको डिनाई कर सकते, लेकिन फ़ैसले को देखें और फिर ये देखें कि उसमें मंतक है, उसमें लॉजिक है, वो रीजनेबल है, वो कानून के मुताबिक है, उसमें जो बहस की गई है वो दुरुस्त है। आप इस फैसले की तईद करें। ताज हैदर साहब, एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, वो ये है कि जब आपको याद है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त ये एक तजवीज़ थी कि ये जो 61F है इसको भी ख़त्म कर दिया जाए या इसको बदल दिया जाए, क्योंकि ये एक डिक्टेटर ने, जनरल ज़ियाउल हक ने इसको पाकिस्तान के आइन में इसको इंडक्ट किया था। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद बहुत से मामलात पे इत्तेफाक हो गया, लेकिन ये 62(1)F जो है इसको आइन से निकालने के मामले पे इत्तेफाक नहीं हो सका। कुछ आप बताना पसंद फरमाएंगे कि इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये न सिर्फ ये 62 की 1F बल्कि पूरे आर्टिकल 62 को और पूरे आर्टिकल 63 को फिर से रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये दोनों आर्टिकल, यानी अहलियत का आर्टिकल और नाअहल होने के जो है आर्टिकल है, ये वही होने चाहिए कि जो 73 के कानून में थे। वो सीधे सीधे आर्टिकल थे, उसमें किसी किस्म का इबाम नहीं पाया जाता था। और ये अगर हो जाता है तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सही हो सकती हैं। जहाँ तक 18वीं तरमीम का सवाल है, बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर सके उसके अंदर, और बहुत सी चीज़ों को अब करने की ज़रूरत है। और उसमें एक अहम चीज़, दो अहम चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो कि जजों की तकर्रुरी का तरीक़ाकार, वो हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दिया था उसको आइन का हिस्सा बनाया जाता कि जनाब इस तरीके से हम जजों की तकर्रुरी करेंगे। और ऐसा न करने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए और जजेस जो थे उनकी जो सियासी वाबस्तगियों पे बात होने लगी। दूसरा ये है कि एक जो पॉइंट 3 था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था जिसमें कि तमाम आइनी मसाइल और तमाम सियासी मसाइल जाने थे, और उसमें तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होनी थी। तो अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील दिया जाता है तो ये तमाम मसाइल उनके पास चले जाएंगे और वो एक बिल्कुल गैर सियासी तरीके से
क्योंकि उसमें हर सूबे की मसावी नुमाइंदगी है, वो मेरिट ऑफ द केस को देख के फैसले करेंगे। दूसरी तरफ जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर से भी ये सारा बोझ जो है वो उतर जाएगा, क्योंकि सारा वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का है वो इसी किस्म के केसेस में जाता है और जो दूसरे केसेस हैं उनका बैकलॉग बरसों तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और उसको निपटाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर खराबी जड़ पे है तो उसको जड़ से ही ठीक करना होगा कि एक बखिया उधेड़ा है एक सिया, ये तरीका नहीं है। ठीक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अफनानुल्लाह साहब, जैसा कि वक्फे से पहले ताज हैदर साहब ने कहा कि पूरे का पूरा आर्टिकल 62 और 63 जो है इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनमें बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी थी, तो आप एग्री करेंगे उनसे? जी मैं एग्री करता हूँ इनके साथ, क्योंकि इसका जो है वो इस्तेमाल आपके सामने ही है कि कितना ज़्यादा गलत हुआ है और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं, जो डिस्टेबिलिटी आई है मुल्क में, तो ये मैं इनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक मैं बात और ऐड करना चाहूँगा, जो आपका सवाल था जजेस के बारे में। देखिए, आप जो मर्ज़ी जजमेंट दें, 9 बेंच, 7 बेंच, 11 बेंच, एक तारीख की भी जजमेंट है, वो तारीख की जजमेंट जो है ना वो सच इवेंचुअली प्रिवेल कर जाता है। हाँ। आप देखें ना, वो जो जस्टिस थे नसीम शाह साहब, उन्होंने इवेंचुअली बात कर दी जो उनके दिल में थी अपनी वो टॉक शो में, तो इवेंचुअली बात तो बाहर आ गई, और ये जो बाकी मामलात हैं वो भी इवेंचुअली आ जाती है बात बाहर। तो इसलिए जो जजेस फैसला कर रहे होते हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने वो इंटरव्यू में भी बात की, फिर अपनी किताब में भी कुछ उसकी तफसील लिखी थी। बिल्कुल। अच्छा, इंटरव्यू में ज़्यादा वाज़ेह था मेरा ख्याल है किताब। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, ये जो ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि पूरे का पूरा जो आर्टिकल 62 और 63 है, पार्लियामेंट को चाहिए कि इसको रिविजिट करे, आप एग्री करते हैं? जी देखें, आर्टिकल 62 और 63 जो है उसमें बहुत सारी शिकें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पार्लियामेंटेरियन जो आए, इलेक्शन से आए या सेनेट में आए या MPA बने, वो पार्लियामेंटेरियन साफ शफाफ शख्स हो और उसके ख़िलाफ़ कोई कन्विक्शंस ना हो, सज़ाएँ ना हों, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं जो आर्टिकल 62 और 63 में रहनी चाहिए, लेकिन कुछ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है इन आर्टिकल्स में जो इतनी वेग है कि उसे अभाव बहुत ज़्यादा पैदा होता है, और उसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि बड़ा नुकसान हुआ है पार्लियामेंटेरियंस को। अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो एक तरह से इलेक्शन नहीं लड़ सके। वो मेरा ख्याल है वो वाली शिकें जो हैं वो आर्टिकल 17 के ख़िलाफ़ हैं। आर्टिकल 17 वो है जो जमहूरियत वाला आर्टिकल जो कहता है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना हर एक का हक है। तो उसके ख़िलाफ़ जब जो शिकें हैं, मेरा ख्याल है उनको रिमूव करने की, उनको हटाने की ज़रूरत है। मैं एग्री करता हूँ कि ये एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट को बेशक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, इसके ऊपर सारी जमातें उसमें शामिल हों और एक उसको रिव्यू किया जाए, ताकि ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो मुस्तकबिल के लिए। वरना इसको इस्तेमाल किया जाता है और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आपको एक आर्टिकल है 63 जो कि ये कहता है कि एक ऑफेंस जो है, एक सज़ा जो है, अगर मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा है तो फिर आप नाअहल हो जाते हैं। अब मॉरल टर्पिट्यूड जो है उसको डिफ़ाइन भी नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि मॉरल टर्पिट्यूड का क्या मतलब है। उसका मतलब क्या कोई शैतानी सज़ा है या कोई गलत आप ट्रैफिक ऑफेंस में आप अगर आपको सज़ा हो जाती है या आपको निग्लिजेंस कोई आपकी हो जाती है, तो क्या वो सज़ा से भी आप नाअहल हो जाएंगे या सिर्फ बड़ी बड़ी सज़ाएँ बनती हैं मॉरल टर्पिट्यूड की? तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आर्टिकल्स में लिखी हैं जो हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको ताज हैदर साहब, आपको क्या तासुर मिला है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं, तो क्या हम ये तवक्को करें कि इलेक्शन के बाद ये तमाम अहम जमातें जो हैं ये मिलजुल कर किसी एक मुश्तरका कौमी एजेंडे पर भी इत्तेफाक कर सकती हैं? मेरे भाई अफनानुल्लाह साहब की जो जमात है वो टाइम बहुत लगा देती है। अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का अली ज़फ़र साहब इसकी गवाह हैं।
हम साल भर पहले कर सकते थे ये, लेकिन ये कि छोड़ो जी, वो जी देख लेंगे जी, तो वो उसमें वक्त बहुत लग जाता है। एक चीज़ करनी है तो उसको करके ख़त्म करें। और मैं इस वक्त यही कह रहा हूँ कि और आपके सामने दो मुसव्वदे मौजूद हैं। एक तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये आर्टिकल दिए हुए हैं दोनों। दूसरा ये है कि जो फ़ौजी आमरीत लेके आई थी, तो आप बड़े आराम से इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये कि इसमें ताख़ीर न की जाए, इसकी वजह से बड़ा इबाहम पैदा होता है बड़ी। और एक शिक तो ऐसी है जो सरासर बेअदबी है, यानी सादिक और अमीन कौन हो सकता है? आप सोचिए, ये हुजूर पाक के अलक़ाबात हैं, तो ये तो सरासर यानी अब मैं तक सादिक व अमीन हो गया, जिसने पड़ोसियों के इमाम ज़ामिन से 10 साल की उम्र में 5 रुपए का नोट चुरा के कागज़ का पर्चा रख दिया था, मैं सादिक और अमीन हो गया। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये देखने की हैं और इसको इस पर काम शुरू किया जाए। और बहुत काबिल हमारे पास सेनेट में मौजूद हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, तारड़ साहब हैं, हर जमात के अंदर वो बैठ के पार्लियामेंट्री कमेटी ये जो हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, ये इस मसले को देख सकती है अगर एक मुसव्वदा सामने लाया जाए। ठीक है, एक वक्फा जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आज हमारे प्रोग्राम में जो तीनों मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, तीनों सेनेट के मेंबर हैं, तो इससे फ़ायदा उठाएं इनकी मौजूदगी का। और एक और भी जो इशू है ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बहस कर लें। अफनानुल्लाह साहब, ये जो कुछ दिन पहले सेनेट से एक करारदाद पास हुई जिसमें सिर्फ मेरा ख्याल है 12 लोगों ने तायद की उस करारदाद की, बाकी दो में से जो गुरदीप सिंह साहब हैं उन्होंने और आपने मुखालफत की, और जो तंगी साहब हैं उनका हमें नहीं पता कि उन्होंने हमायत किया मुखालफत की। उसके बाद एक सवाल उठाया जा रहा है, मुझसे तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि जी अफनानुल्लाह साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, लेकिन इस मामले पे नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक खामोश हैं कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपने जो बात की थी, क्या वो आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है या आपका ज़ाती मौक़िफ़ है? देखें, जो मैंने बात की थी वो हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है और इसके ऊपर बार बार जो है वो बात हो चुकी है पार्टी के अंदर भी, और इस पर बयानात भी आ चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। जिस वक्त ये करारदाद पेश हुई उस वक्त हमारी पार्टी की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, और हम इसके ऊपर हमने बड़ी एफर्ट की है। हमने इसके ऊपर बड़ा, आप पिछले 2-3 महीने से तो और कोई काम ही नहीं है इसके अलावा इलेक्शन के, तो उसके बाद ज़रा इसमें कोई इबाम होना नहीं चाहिए था। और मेरी जो मैंने बात की उसके बाद उसको जो है वो पार्टी के फोरम्स के ऊपर भी उसको चलाया गया, बड़े फोरम जो हैंडल्स हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा की भी एक ट्वीट जी, मरियम औरंगज़ेब साहबा की भी इसके ऊपर एक ट्वीट आ गई, तो वो जो है वो हमारा ऑफिशियल स्टांस था, मैंने उसी को जो है वो आगे लेके गया था मैं। तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आपके इत्तेहादी हैं, पीडीएम में आपके इत्तेहादी हैं, बल्कि आप पीडीएम के सरबराह हैं, अभी तक पीडीएम ख़त्म तो नहीं हुई, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर थोड़े दिन आगे चला जाता है तो इसमें कोई अभाम नहीं है, तो क्या आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, मगर मैं उनसे इख्तलाफ़ करूँगा इस बात पे। उसकी वजह ये है कि जब मौलाना ये कहते हैं कि इलेक्शन आगे कर दिया जाए, तो वो कहते हैं कि वेदर का इशू है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक महीने में इलेक्शन हुए हैं तो फरवरी है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कहते हैं कि कब हो इलेक्शन, तो इंडेफिनिट है, मतलब कि कुछ नहीं। ये ना आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना इस मुल्क की जमहूरियत, ना इस मुल्क की हुकूमत, ना इस मुल्क के लोग इसको जो है वो सह सकते हैं कि आप जो है इनडेफिनेटली, पता ही नहीं है मुल्क में वज़ीर आज़म जो है वो है या नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद ये वाली गवर्नमेंट नॉमिनल हो जाएगी मेरे नज़दीक, क्योंकि ज़ाहिर है आपने हैंड ओवर करना है पावर, आप यहाँ पे केयर टेकर सेटअप ने तो हैंड ओवर करके चले जाना है आगे। तो बिलावल साहब सही कह रहे हैं कि ख्वा यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन पास कर दे इलेक्शन 8 फरवरी को, 8 फरवरी को हमारा आइन ये कहता है, बिल्कुल उसके हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक और भी कंसर्न है, और वो कह रहे हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और हम 2018 में तो कंपेन करने
में मसरूफ़ थे, कैंपेन कर सकते थे, लेकिन आज 2024 में हम कैंपेन नहीं कर सकते। जलसे जुलूस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो आप ये नहीं समझते कि JUIF को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और उसके लिए अगर इलेक्शन कुछ दिन के लिए आगे चला जाता है तो उसमें कोई मजायका नहीं है? ये देखें हामिद साहब, इलेक्शन तो आगे नहीं जा सकता और फरवरी 8 को ही होगा। जिस करारदाद की आप बात कर रहे हैं उसको तो मैं करारदाद कहता ही नहीं, वो रेजोल्यूशन थी नहीं। आप देखें कि रेजोल्यूशन के लिए आपको ज़रूरी होता है कि वो ऑर्डर आते हैं पहले, और ऑर्डर्स के बाद उस पर बहस होती है और फिर उस पर वोटिंग होती है। तो मुझे नहीं लगा कि उस वक्त जो जितने ऑर्डर्स थे ऑफ द डे, वो ऑर्डर्स ऑफ द डे सब पे बहस हो गई, वो ख़त्म हो गए। 12:30 बज गए थे, जुमे का वक्त हो गया था और उसके लिए ब्रेक ली, और सिर्फ वो चूँकि फ़लस्तीन पे 1-2 स्पीचेस रह गई थी तो उसके लिए वो 2 बजे का टाइम हुआ। हम सब अपने अपने कामों पे चले गए। वो एक जो 2 तकरीरें रह गई थी सिर्फ उस वजह से, और उस वक्त ये करारदाद पेश की जो ऑर्डर्स ऑफ द डे थी भी नहीं, 12 लोग थे, कोरम भी नहीं था, और उसमें ये पेश कर दी गई। तो इस करारदाद को मैं करारदाद नहीं कहूँगा, ये एक मजाक है सेनेट के साथ भी, बल्कि पाकिस्तान के जितने शहरी हैं जिस दुनिया में जिस जगह पे, उनके साथ मजाक है। और मैं आपके प्रोग्राम से बाद अभी इनफैक्ट मैंने कोशिश की थी पहले बात करने की बाकी सेनेटर से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक रिक्वेजिशन वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मुझे ज्वाइन करें इसमें। मैंने ड्राफ्ट कर ली है रिक्वेजिशन सेनेट की, और उस रेजोल्यूशन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये लिखा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, जो आइन और कानून के मुताबिक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी और प्रेसिडेंट साहब की भी कंसेंट है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की जाए, ताकि ये जो पहली रेजोल्यूशन ने मजाक उड़ाया हुआ है पूरी सेनेट का जी, उसको हम उसको रिफ्यूट कर सकें। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने इलेक्शन के फेवर में रेजोल्यूशन पास करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ऐसी एक रेजोल्यूशन जो है वो पहले से जमा करवा चुके हैं, तो आप एक नई रेजोल्यूशन है, लेकिन मैं रिक्वेजिशन, अच्छा आप रिक्वेजिशन दे रहे हैं, उस रेजोल्यूशन के लिए मैं हाउस को बुलाना चाहूँगा। उस रेजोल्यूशन के लिए आप हाउस को बुलाना चाहते हैं। ताज हैदर साहब, आप अली जफर साहब की जो रिक्वेजिशन है उसको सपोर्ट करेंगे? जी, मैंने हफ्ते भर पहले एक और मसले पे अली जफर साहब से गुजारिश कर ली थी कि हमारे दस्तखत जब भी वो कहेंगे वो उनको पेश कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था कि जब भी रिक्वेजिशन कोई दी जाती थी तो उसमें कभी कह दिया जाता था कि जी आपके दस्तखत जो हैं वो ठीक नहीं है, कभी कहा जाता था कि लोगों ने वापस ले लिए दस्तखत। मैं इस करारदाद से कहीं ज़्यादा मजम्मत उस तरीक़ेकार की करता हूँ जिस तरीके से ये करारदाद पेश की गई, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि तरीक़ेकार इस तरीक़े का गैर कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस हैं, एजेंडे के ऊपर ये आना चाहिए। एक दिन पहले हमारे घरों पे एजेंडा डिलीवर होता है, हमें जो मेल के ज़रिए भी भेजा जाता है ताकि लोग गौर कर सकें। फिर जो रेजोल्यूशन है वो मेंबर्स की डेस्क पे रखा होता है, ये नहीं होता कि जेब से निकाला और आपने कहा कि बस ये रेजोल्यूशन है। और मैं इस मौके पे ख़ास तौर से सेनेट के सेक्रेटेरिएट से कहना चाहता हूँ कि वो किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा ना बने। अगर उनसे कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाए तो उसको देखें कि ये रूल्स के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। साहब, आप कह रहे हैं कि और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी काम हुआ है। जी, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगर आपको फौरी तौर पे कोई रेजोल्यूशन लाना होता है तो पहले आप मोशन देते हैं कि रूल्स को सस्पेंड किया जाए। अच्छा, यहाँ पे और जिस वक्त हाउस इसकी इजाज़त देता है कि रूल सस्पेंड किए जाएं तो उसके बाद आप बाज़ औक़ात आपको फौरी तौर पे कोई चीज़ करनी होती है, ठीक है, तो उस जो कि एजेंडे पे नहीं होती तो उसके लिए आप मूव ये करते हैं कि रूल्स को सस्पेंड किया जाए, ताकि ये एक तरीक़ेकार है। अच्छा, और मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सेनेट सेक्रेटेरिएट को इसमें एहतियात करना चाहिए और किसी गैर कानूनी
काम का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, अफनानुल्लाह साहब, जो बात की है अली ज़फ़र साहब ने कि वो रिक्विजिशन दे रहे हैं और ताज अदर साहब कह रहे हैं कि जी मेरे दस्तखत हाजिर हैं, तो आप भी सपोर्ट करेंगे अली ज़फ़र साहब को? जी, मैं उस रेजोल्यूशन के ऊपर बिल्कुल उनको सपोर्ट करूँगा, रिक्वेजिशन पे भी बिल्कुल सपोर्ट करूँगा उनको। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इस मामले पे जो मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ गया है। जी बिल्कुल, आप तो इसका क्रेडिट तो आप दें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उन्होंने आप ये तीन बड़ी पार्टियां जिनके आपस में बहुत इख्तलाफात है, आपको मुत्तहिद कर दिया उन्होंने। मैं इसका क्रेडिट उनको दूंगा और आपको भी दूंगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम में हमें सबको साथ बिठा के जो है इसमें बात की है, तो ये जो है मामला इधर आ गया है। और इंशाल्लाह मेरा ये ख्याल है कि वैसे तो विल ऑफ द पीपल जो है वो तो आ गई है। अगर पीटीआई, पीपल पार्टी और पीएमएलएन इसको एक चीज़ को सपोर्ट कर रही है, एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, उसके बाद अगर वो करनी है ज़रूर करें, लेकिन जो है वो इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए 8 फरवरी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब और ताज अदर साहब। देखिए, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़ी कर रही हैं, उन्होंने जो सेनेट सेक्रेटेरिएट में एक सेनेट के इजलास में जो एक करारदाद पास की गई कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तीनों बड़ी पार्टियां उसकी मजम्मत कर रही हैं। और ताज अदर साहब ने तो कह दिया कि ये गैर कानूनी है, और अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ रिक्विजिशन ला रहा हूँ, और अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो इस रिक्विजिशन को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हमारी तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मुत्तहिद हो गई हैं। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसकी वजह से इस मामले को आगे ले जाया जाए। तो मैं सिर्फ आपको याद करवाना चाहता हूँ कि जुलाई 2018 में जो इलेक्शन होने वाला था, उससे सिर्फ चंद दिन पहले मस्तूंग में एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 128 के करीब लोग शहीद हो गए थे, और उसी में सिराज रईसानी साहब जो बाप पार्टी के उम्मीदवार थे मस्तूंग से, वो भी शहीद हो गए थे। तो इसके बावजूद 128 लोग शहीद हो गए, इसके बावजूद 2018 का इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। तो इतने बड़े वाक़े के बाद अगर 2018 का इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ, तो ये जो छोटे छोटे वाक़यात 2024 में हुए हैं, इनकी बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी करने का जो मुतालबा है, इस पर थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए हमारे कुछ बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।